हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। सिविल वाला टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन के जो लक्ष्य हो आप उन्हें ज़रूर पूरा करें और लगातार प्रयासरत रहिए। निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है लगातार प्रयास करना। और हमेशा जब भी आपको लगे जब कि आप निराश हो रहे हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो वो दशरथ मांझी वाला एग्ज़ाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि वो एक पहाड़ जो है तोड़ करके अगर उसके बीच से रास्ता बना सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, लगातार प्रयासरत रहना है। और नया साल है, नई ऊर्जा के साथ जो भी कमियां रह गई हैं आपकी पिछले साल, उन पे काम करिए और आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे। अब इस वीडियो की बात करते हैं कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। आंसर की आप लोग सभी लोगों ने मिला भी ली होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो ऑब्जेक्शन वाले थे वो भी आपने भेज दिए होंगे। तो आंसर की आने के बाद से काफ़ी सारा डिलेमा है और बहुत सारे लोग कट ऑफ के वीडियोस भी आ रहे हैं। तो डिलेमा इसलिए है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का जो समय है वो बहुत वेस्ट हो रहा है। वो सिर्फ आंसर और ये कट ऑफ के जो वीडियोस हैं उसी में उलझे हुए हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है और बहुत कम है। कब आपका समय चला जाएगा और फिर से आप उसी साइकिल में आ जाओगे प्रीलिम्स की, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने लगातार हम प्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। पूरा हमारा ये साल ही जो है ऑलमोस्ट जो है वो प्री की प्रिपरेशन में ही चला गया है। तो मेंस की प्रिपरेशन हो नहीं पाई है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि हम में पूरा ध्यान, इवन दो आपका मेन प्री क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट इज़ अ हाई टाइम कि आप इस समय मेंस की प्रिपरेशन करें। मेंस की प्रिपरेशन कोई बहुत अलग से आपको नहीं करनी है। मेंस की प्रिपरेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और जैसा इस बार एग्ज़ाम था आपका, वो कॉन्सेप्ट्स आपके देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आए थे, बट जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, वहाँ आपको अगर आपने अच्छी बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं, सही से मेंस की प्रिपरेशन की हुई है, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये एक हाई टाइम है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो। और दो इसमें चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो वो लोग हैं जिनका कंफर्म है कि वो मेंस लिख रहे हैं, तो उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट दोस्त हु आर इन डिलेमा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए एक तो आपका आरओ का प्रीलिम्स है जो होगा इस साल, और दूसरा है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। अब इन दोनों एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें कॉमन है। वो पहले हम देखते हैं कि जो आपका आरओ का पेपर आता है और पीसीएस का जो प्रीलिम्स आता है, उसकी कॉमन चीज़ें हम देखते हैं। आपका जो आरओ का पेपर है उसमें 60 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, एंड 140 मार्क्स का आपका आता है जीएस का पेपर। और जीएस का पेपर सारा आपका वही वाला होता है जैसा पीसीएस में आता है। ठीक है, आरओ का लेवल थोड़ा सा हाई भी कभी कभी चला जाता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपका रहता है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आरओ का प्रीलिम्स। तो अभी आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। 60 नंबर की जो आपकी हिंदी आती है, वो आपकी हिंदी उसी तरीके की आपकी मेंस में भी आती है, पीसीएस के सी सैट में भी हिंदी आती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत आपको अलग पढ़ना पड़ेगा आरओ के लिए। अगर हम आरओ मेंस की बात करते हैं, तो आरओ के मेंस में आपकी आती है हिंदी आता है और ऐसे आता है, और बाकी जीएस का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव वाला आता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका पीसीएस का पेपर है उसमें सारा आपको लिखने वाली चीज़ें होती है, ऑब्जेक्टिव जीएस नहीं आती, आपको आंसर्स लिखने होते हैं, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अगर हम इसकी बात करें आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें, तो अगर हम इस पेपर को एनालिसिस करते हैं, जो इस साल आपका पेपर आया था यूपी पीसीएस का और आरओ का जो आउट हो गया था, अगर हम उनको देखें तो किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, लाइक डेज एंड डेट वाले क्वेश्चंस आए थे। आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे वो। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए थे। एक्सरसाइज का पूछ लिया था कि वो किस मंथ में हुई है। पेलोड कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस आए थे, मैचिंग वाले क्वेश्चन आए थे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन और कथन कारक असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। तो ये क्वेश्चंस हम इस तरीके के तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ें पढ़ी होंगी। अब जो कथन कारक वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ रखी होंगी, राइट। तो आपको ये चीज़ें देख करनी होंगी। अगर हम
मेंस की बात करें, जैसे जिनका क्लियर नहीं भी हो रहा है वो आप क्या कर सकते हो कि अभी आप नोट मेकिंग कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको एक साथ ही सारा नोट मेकिंग कर लेना है, बिल्कुल जो बोला जाता है ना कि एक पेज का नोट आपके पास होना चाहिए, वो इनिशियल स्टेज पे आपका नहीं होगा। वो जब आप ऑलरेडी बल्कि टाइप के नोट्स हो सकता है आपके बने, और उस बल्कि नोट से आपका एक जिस्ट तैयार होगा, जिसको आप बोल सकते हो कि 1 पेज का नोट आपका तैयार हो गया। तो जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है वो भी ये काम कर सकते हैं नोट मेकिंग का और आंसर राइटिंग का। 5 और 6 अगर आपने पेपर देखा होगा तो पेपर 5-6 में काफ़ी कम मार्क्स मिले थे लास्ट ईयर मेंस में लोगों को। तो अभी आप ये कर सकते हो कि 5 और 6 के जो पेपर्स हैं उन्हें लगा सकते हैं, नोट मेकिंग कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा आप कलेक्ट करके रख लो कि आप आंसर आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको एक आंसर है एसटीजी से स्टार्ट कर सकते हो। कोई यूएन की रिपोर्ट है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई डेटा फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत सही टाइम है। अभी आपको ना मेंस का बहुत प्रेशर है, ना ही आपको प्रीलिम्स का बहुत प्रेशर है। तो आप ऐसे जोन में हो आप अभी जहाँ पे प्रेशर कम है और आप चीज़ें और बेहतर कर सकते हो, राइट। तो अभी आप कर सकते हो नोट मेकिंग, डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इंट्रो वगैरह लिख लो पहले से ही, कि ऐसा ना हो कि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो तो आप मेंस में आपके हाथ पैर वो होने लगे कि अरे अब कैसे होगा क्लियर, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी आप कर सकते हो कि आप आरओ को और जो पीसेस का होता है पेपर वो सेम ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है उसमें। तो दोनों चीज़ें आप लेकर के चल सकते हो। आप 60-40 का रेशियो रख लो कि आप प्रीलिम्स के लिए 40 का निकाल रहे हो, कुछ आपने वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एमसीक्यू टाइप्स, और इधर 60% आप मेंस के लिए दे रहे हो। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स पास में होगा तब तो आप प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ोगे, और अभी तक आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा भी था। तो भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि आपको अगर मेंस नहीं भी दे पा रहे हो आप इस बार, तो भी आपको मेंस का ही पढ़ना है। 2-2 क्वेश्चंस लिखो कैसे भी करके, पर अपने आप को राइटिंग वाले फेज़ में ले आओ, ये मेरा कहना है। अब अगर हम दूसरी बात करें कि हमारा जो एक कोर्स चल रहा है मेंस सिलेक्शन प्रोग्राम, इसमें क्या कर सकते हो आप कि 2 क्वेश्चन अ डे लिख सकते हो। अभी आप इनिशियल स्टेज में हो तो ये कर सकते हो आप कि 2 क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, और ये इसकी जो फ़ीस है वो 899 रुपये है। सीट्स इसमें 6 है, सीट्स इसमें 100 है। और जो एक दूसरा इनिशिएटिव है हमारा वो है 6 क्वेश्चन अ डे वाला, ठीक है। तो इसमें 50 सीट्स हैं, तो आप जल्दी से इसमें इनरोल भी हो सकते हो। जो भी आप चाहो, आप दो क्वेश्चन अ डे वाला लिख लेना चाहो आप वो लिख सकते हो, या आप 6 क्वेश्चन वाला जो भी मेंस दे रहे हैं वो ये वाला कर सकते हैं। और सीट्स लिमिटेड है तो आप इसको टाइमली ही कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको मेंटर्स आपको जो भी आपने कमियां की है उनके बारे में आपको बताएंगे, तो आप अभी से वो सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपका प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो ये बड़ी अजीब सी साइकिल होती है। मैं यही चाहूँगी कि आप जब भी प्री क्लियर करो आपकी तीनों स्टेजेस क्लियर हो। और आप कहीं और भी ज्वाइन करना चाहो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ये हमारी टीम की तरफ से है। और इसके साथ ही हमारा एक और भी इनिशिएटिव है, वो प्रीमियम मेंस प्रोग्राम है, जिसमें आप रैंडम क्वेश्चन, जो भी ये पर्टिकुलर नहीं है कि आपको इसी सब्जेक्ट के देने हैं, आप वहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस लेकर के दे सकते हो और टीम आपको चेक करके बता देगी। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से फ़ीस की स्ट्रक्चरिंग है वो आप टीम में बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुक लिस्ट की, कि हमें बुक लिस्ट क्या रखनी है। जैसे कि हिंदी का जो पेपर है 60 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है आरओ में, और साथ ही जो आपका UPPCS मेंस का पेपर होता है वहाँ भी आपकी हिंदी आती है। तो इन दोनों पेपर्स में हिंदी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कौन सी बुक ले सकते हो, एक तो हरदेव बाहरी की बुक है ना, काफ़ी फेमस बुक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। एक PN पांडे की भी है, तो वो भी बुक आप ले सकते हो। उनमें से जो भी आपको बेटर लगती है वो आप बुक गो थ्रू करिएगा। साथ ही घटना चक्र की पूर्वानुलोकन की बुक आती है हिंदी की, तो वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में आपकी RS शर्मा की किताब है एंशिएंट हिस्ट्री की, और NCERT आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जो आपकी 11th-12th की NCERT है, वहाँ पे आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। और
कई बार क्या होता है कि आपने 6th 7th 8th की क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो साइड में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से चीज़ें पढ़ सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हो आर एस शर्मा की प्लस एनसीईआरटी। मिडीवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की है और साथ में एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की और क्लास जो है 12th की एनसीईआरटी आती है। एक 8th और 9th की भी एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है, उससे भी क्वेश्चंस आए थे। यूपीएससी में भी इवन क्वेश्चन आए थे। तो आप यही कर सकते हो, आराम से चीज़ें पढ़ सकते हो। एंशिएंट पढ़ लो, मिडीवल पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, और ये सारे सोर्सेज हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ना अभी आपका कोई एग्ज़ाम है, अभी डेट शीट भी नहीं आई है। तो अभी आपका जो मेन काम है कि आपने आपको स्ट्रॉन्ग करना है कंटेंट वाइज। बहुत ज़्यादा बुक्स पे आना है, बुक्स आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, ताकि जब भी आपको मौका मिले प्री मेंस क्लियर करने का तो आप कर पाओ। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी की जो 11th 12th की है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। और बेसिक अगर आपको कवर करने हो तो आप 6 to 8 में जा सकते हो। 6 to 8 की जो ज्योग्राफी की आती है बुक वो काफ़ी अच्छी है, जो बेसिक्स जिसमें सारी चीज़ें बेसिक वाली आपको बताई गई हैं। और 11th 12th थोड़ी सी हाई वाली है, तो आप 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ो। और बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के जैसे मधुकर कोटवे सर शायद पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी करते जाओ। और देखा भी होगा आपने प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। साथ ही ये जो महेश बर्नवाल की बुक है वो देख सकते हो ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, बेसिक जो है आपकी पॉलिटी आप ये पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत से। और बेसिक्स अगर आपको पूरे अच्छे से करने हैं तो आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी मोटी सी है, बट वहाँ से आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें करनी है। 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वो कर लीजिए। साथ ही जो मृणाल सर के वीडियोज़ हैं वो आप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में परीक्षा वाणी आप गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही जितनी भी घटना चक्र है हर सब्जेक्ट की, लोग कह रहे हैं कि घटना चक्र का रहा नहीं वेटेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वहीं से आए थे, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आए थे, तो घटना चक्र अभी भी रिलेवेंट है। बात ये ना कि हर बार नए सोर्स पे लोगों का फोकस हो जाता है, बट जो सोर्स आपने पढ़ा है आप उस पर विश्वास करिए और उसे मल्टीपल रिविजन करिए, लिंक करके पढ़ने की कोशिश करिए। तो घटना चक्र आपको सभी सब्जेक्ट्स की लेनी है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। और अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे में क्या करना है आपको, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, राइट। क्योंकि ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख सकते हो जो न्यूज़पेपर से आप डायरेक्टली उसमें कोट कर सकते हो, तो वो आपको करना है। और जो भी मैंने ये बुक लिस्ट आपको बताई है यहाँ पे, वही सेम बुक लिस्ट आपकी यूपी पीसेस के लिए है। अभी तो ये मैं आरओ के लिए बता रही थी, बट यही बुक लिस्ट आपकी पीसेस के लिए भी है, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम जो है वो एक जैसे ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कई बार क्या होता है जैसे कि कंट्रीज़ और का आ जाता है और उनकी कैपिटल आ जाती है, तो ये आप लूसेंट से आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो डेली आपको करते जाना है, साथ ही मंथली जो CW का मंथली कंपाइलेशन आता है वो आप करिएगा। और कोई भी अदर आप जैसे CW की मंथली कंपाइलेशन है, इसके अलावा कहीं आप फॉलो कर रहे हो कोई बुक, वहाँ से आप कर सकते हैं। और लास्ट में जब एग्ज़ाम से पहले जो बुक्स आती हैं, जो ईयरली है, हाफ ईयरली वाली बुक है, उन्हें भी ज़रूर गो थ्रू करिएगा। और सी सैट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग इस बार भी सी में फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हम उसे बहुत लाइट तरीके से लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, 1-2 दिन कर लेंगे प्रैक्टिस, बट कई बार एग्ज़ाम के प्रेशर में हम चीज़ें नहीं कर पाते। तो सी पे भी ध्यान देना है आपको, सी को इग्नोर नहीं करना है। अभी वो टाइम है जहाँ आप अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी आपके पास प्रेशर नहीं है कि प्री है या मेंस है मेरा, जिनका नहीं हो रहा है या जिनको लग रहा है। अभी आप आराम से अपना जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं, वीक हो आप जिस चीज़ में, उनको कवर करते जाओ। तो अभी ध्यान देना है। और सी की अगर हम बात करें तो सी पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हिंदी के जो PYQs है इस बार भी रिपीट हुआ था, वो देख सकते हो। और उसमें भी
मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग अकॉर्डिंगली आप अपनी हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है, कि आप 20-25 मिनट भी निकाल सकते हो, 30 मिनट भी निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा करते जाओ अभी से, क्योंकि बाद में ये ना हो कि सी सैट की वजह से चीज़ें नहीं हुई। सी सैट में इंग्लिश ग्रामर आती है, एक्टिव पैसिव आता है आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस आते हैं, उनके छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। बट मैं अभी यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा आधे घंटे दे दिए, 15-20 मिनट दे लिए, मज़े के लिए करो इसको। आप बहुत प्रेशर मत लो कि हाँ ये नहीं हुआ मेरा, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं। अल्टरनेट डेज पे कर लो, थोड़ी देर के लिए कर लो, मज़े के लिए कर लो कि हाँ आज थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जैसे छोटे क्लास में हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, उस तरीके से कर लो। कम्युनिकेशन के जो PYQs हैं 2013-2024 तक अभी तक जो आए हैं, जैसे अभी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स अभी आपको नहीं पता होंगे, बट 2013-23 तक के जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करो। उनमें एक रिपीटेटिव पैटर्न होता है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थीम्स होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, वही वही आपको वर्ड्स दिखेंगे एग्ज़ाम में, वो आप कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सब सेफ स्कोर जो है 85+ का है, कि आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप हमेशा 85+ रहो, क्योंकि जब आप 85+ आपका स्कोर रहता है तो आप सेफ जोन में रहते हो। ऑल्दो लास्ट ईयर 93 गई थी कट ऑफ, बट इस साल का जो पेपर आया है उस हिसाब से अगर देखें तो जिनका भी 80 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बट फिर भी आपको हमेशा अप्रोच रखनी है कि आपका 85 से ऊपर ही हो। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का रोल होता है काफ़ी, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं साल भर और कभी एनालिसिस नहीं करते हैं कि कितना हमने किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो वो रह जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पढ़ाई को अलाइन करने में और ख़ुद जानने में खुद को, कि आप कितने पानी में हो, आप चीज़ें पढ़ तो रहे हो बट उन्हें इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी आपको यही करना है, आपको 60-40 का रेशियो मेंटेन करके चलना है कि प्रीलिम्स, क्योंकि आप जैसे ही आपका मार्च हो जाएगा, मई जो अप्रैल है आपका, अप्रैल जून तक आप फिर से उसी मोड में आ जाओगे, प्रीलिम्स के मोड में आ जाओगे, और आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसली जो है आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी टाइम है आपके पास में कि आप आराम से प्री मेंस दोनों को लेकर के चल सकते हो। आप थोड़ा सा टाइम, शाम को आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ मेंस में पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़े, लाइक GS1 आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा, उसी से रिलेटेड टॉपिक आपने सॉल्व कर लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सी सैट को नहीं इग्नोर करना है। और अभी मेरा ये कहना है कि आप भले ही आप 2 क्वेश्चंस लिखो, बट लिखो ज़रूर। आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें लगता है हम लिख लेंगे, बट जब एकदम से रैंडम क्वेश्चन आपको कोई दे देता है और आप सोचते हो तो आप जल्दी लिख नहीं पाते, इंट्रो ही लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप एक काम यही कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आप नोट मेकिंग कर सकते हो। इंट्रो कंक्लूज़न अपने आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये इंट्रो रहेगा। नोट मेकिंग कर लो, इंट्रोडक्शन लिख लो, डेटा फैक्ट्स कलेक्ट कर लो, कोई रिपोर्ट्स वगैरह है। ये काम ऐसा है जो अभी इंटरेस्टिंग भी है और आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रेशर भी नहीं है अभी एग्ज़ाम का। अगर हम ये क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, ये RO में आए थे क्वेश्चंस, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि मैचिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये क्रोनोलॉजी वाले, ये वाला क्वेश्चन आपका पीसेस में भी आया है, ठीक है, RO में भी क्वेश्चन आया था। आप कथन कारक वाले जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपकी, ये आपका आया था PUP पीसेस 2023 में क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे लिखे हुए, अगर आपने डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब ये वाले क्वेश्चन जो थे आपके, ये आपका आया था UP पीसेस में, इस बार आया था पेपर। तो इनमें क्या था, ये सारे दिवस आपको अरेंज करने थे, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, इस तरीके से आपको बताना था। तो हमारी ये अप्रोच रहेगी। आपने देखा भी होगा कि हमारा जो डेली वाला करंट अफेयर्स था उसमें से ये सारे डेज हमने कवर कराए थे, बट इस तरीके से कभी पूछे भी नहीं गए थे क्रोनोलॉजी में लगाने का। बट आप इसे थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि इस तरीके से भी अरेंज करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने और भी जगह भी पढ़ा होगा और हमारे करंट अफेयर्स में भी थे, तो मैचिंग में आए थे। तो चीज़ें वही हैं, पूछने का तरीका
चेंज हो गया है कि व्यक्ति है और कारण बताना है वो क्यों चर्चा में था। अब चर्चा में जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए हेल्प आपका करता है न्यूज़पेपर। तो डेली जो न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है उसे डालिए। हमेशा उसके भरोसे मत रहा करिए कि अरे मंथली कंपाइलेशन से एक साथ पढ़ लेंगे, या वो पढ़ना भी ज़रूरी है बट न्यूज़पेपर पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत फोर्सफुली चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं। वो आपके दिमाग में अपने आप ही एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी के तौर पर फीड हो जाता है, तो वो आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे अप्रोच कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें शायद ऑब्जेक्शन भी है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, राइट। ये सारा है क्रोनोलॉजी आप में लगाने को क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो मेरा आपसे बस यही है कहना कि आपको अभी जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो इस तरीके से करनी है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपका मेंस भी क्लियर हो, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अभी से प्रैक्टिस करो। हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जो 2 क्वेश्चन वाला है वो कर सकते हो, या 6 क्वेश्चंस वाला है वो कर सकते हो, बट यहाँ नहीं करना है, कहीं और करना है। बट अभी से हैबिट डालो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लिखो, मेंस के लिए तैयार रहो। और साथ ही साथ जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर है, लाइक सीसैट कमज़ोर है, तो सीसैट के लिए अभी से उसे बोझ की तरह, बर्डन की तरह मत पढ़ो। उसे इस तरीके से पढ़ो कि हाँ, मज़ेदार तरीके से, अल्टरनेट डेज में पढ़ लिया। बहुत हैक्टिक शेड्यूल भी मत बनाओ कि आज ही सारा पढ़ लेंगे, वो बहुत प्रेशर क्रिएट करता है, और जितनी कम प्रेशर में आप पढ़ाई करोगे वो ही याद रहती है आपको। तो ये वीडियो था आज का, जिसमें हमने बात की कि हम किस किस चीज़ों पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और साथ ही हमारी जो टीम है वो कई सारे इनिशिएटिव यूट्यूब पे लाने वाली है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हेल्पफुल होती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारी टीम हमेशा साथ रहती है आपके, आप कहीं वहाँ पे जाकर के बात भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही जो यूपी पीसीएस मेन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा एक प्रोग्राम भी आने वाला है जिसमें कैसे आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे आपको डेटा फैक्ट कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है अपने आंसर में, वैल्यू एडेड मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी, उन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।